मार्गदर्शन करण्यासाठी मुंबई इथनं प्राध्यापक डॉक्टर मंजुला श्रीनिवास मॅडम आपल्याशी जुळलेले आहेत. मुंबई या ठिकाणी केसी कॉलेज सांताक्रूजमध्ये अतिशय प्रसिद्ध असं कॉलेज आहे आणि नुकतंच ऑटोनॉमस युनिव्हर्सिटी म्हणून या कॉलेजला क्लस्टर युनिव्हर्सिटी म्हणून या कॉलेजला दर्जा मिळालेला आहे. मंजुला श्रीनिवास मॅडम या केसी कॉलेजमध्ये सुरू असलेल्या मास मीडिया या विभागाच्या प्रमुख आहेत. मॅडमचं मी या कार्यशाळेमध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो. जनसंवाद आणि पत्रकारिता विभागातर्फे आयोजित या 3 दिवसीय कार्यशाळेच्या आजच्या दुपारच्या सत्रात श्रीनिवास मॅडम आपल्याला जाहिरात आणि विपणन संवाद, ॲडव्हर्टायझिंग अँड मार्केटिंग कम्युनिकेशन्स या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत. तत्पूर्वी मॅडमचं स्वागत करण्यासाठी मी विभागाचे प्रमुख आणि या कार्यशाळेचे मुख्य संयोजक आदरणीय डॉक्टर सुधीर भटकर सरांना विनंती करतो की सरांनी मॅडमचं शब्दसम्मानाने स्वागत करावे. भटकर सर. आज के इस वर्कशॉप के लिए हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर मंजुला श्रीनिवासन मैडम, इनका मैं हमारे यूनिवर्सिटी और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं. थैंक यू सर. और उनका आभार भी प्रकट करता हूं कि उन्होंने उनके व्यस्त समय में हमारे लिए टाइम निकाला और आज हमारे बीच उपस्थित हुए. मैं मैडम का स्वागत करता हूं. मैडम जो आपको गाइडेंस देंगे वो आपको सभी को नेट, सेट और पेट के एग्जाम के लिए अच्छी तरह से एग्जाम देने के लिए काम में आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है मैडम का. और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं. धन्यवाद. धन्यवाद सर. डॉक्टर मंजुला श्रीनिवास मॅडम आपल्याला जाहिरात आणि विपणन संवाद या विषयावर मार्गदर्शन करतील. तत्पूर्वी मॅडमचा एक थोडक्यात परिचय मी करून देतो. आदरणीय मंजुला मॅडम या MA आणि MPhil इंग्लिश लिटरेचरमध्ये आहेत. 2001 पासून केसी कॉलेजमधल्या मास मीडिया डिपार्टमेंटशी ते जुळलेले आहेत, विभाग प्रमुख आहेत. या महाविद्यालयातर्फे मॅडमने अनेक आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय सेमिनार्स घेतलेले आहेत आणि त्यांचा सर्वत्र खूप सुंदर पद्धतीने आयोजन केला म्हणून उल्लेख आहे. त्या संदर्भातले सेमिनार देखील मॅडम दरवर्षी प्रकाशित करतात. वेगवेगळ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग असतो. पब्लिकेशनमध्ये देखील त्यांचा मोलाचा सहभाग आहे. मास कम्युनिकेशन्स, मीडिया स्टडीजमध्ये त्यांची PhD आहे. मुंबई विद्यापीठात त्यांनी PhD केलेली आहे. अनेक रिसर्च जर्नलमध्ये त्यांचे पेपर प्रकाशित आहेत. मुंबई विद्यापीठाच्या बोर्ड ऑफ स्टडीजमध्ये देखील ते कार्यरत आहेत आणि महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या विद्यापीठाशी देखील वेगवेगळ्या परीक्षा असोत किंवा प्राधिकरण असो त्याशी ते जुळलेले आहेत. एक मोठा अनुभव त्यांचा या क्षेत्रातला आहे. त्यांच्या अनुभवाचा आणि मार्गदर्शनाचा निश्चित आपल्याला लाभ होणार आहे. मी पुन्हा एकदा मॅडमचं स्वागत करतो आणि मॅडमला या कार्यशाळेसंदर्भातला एक नोट म्हणून सांगतो की मॅडम सकाळी आपण या कार्यशाळेचं उद्घाटन केलं. कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे आदरणीय कुलगुरू, प्रो व्हाईस चान्सलर प्रोफेसर BV पवार सर यांनी या कार्यशाळेचं उद्घाटन केलं. त्यानंतरच्या पहिल्या सत्रामध्ये मुंबई विद्यापीठाचे रानडे सरांनी गायडन्स केलं. नंतर पुणे विद्यापीठाचे डॉक्टर संजय तांबट यांचं मार्गदर्शन लाभलं. दुपारच्या पहिल्या सत्रात
कोल्हापूर विद्यापीठातनं डॉक्टर शिवाजी जाधव यांचं व्याख्यान झालं आणि नुकतंच आता तुमचं मार्गदर्शन सत्र आहे. या कार्यशाळेला भरपूर विद्यार्थी जोडलेले आहेत. झूम मीटिंगवर आपल्याला 37 विद्यार्थी दिसत आहेत आणि यूट्यूबला देखील जोडलेले आहेत. ही कार्यशाळा नेमकी कशी चालते आणि वेगवेगळं मार्गदर्शन कसं होतं या समजून घेण्यासाठी किंवा विद्यार्थ्यांचा प्रोत्साहन वाढवण्यासाठी औरंगाबादहून प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद शेख सर देखील जोडलेले आहेत. सोबतच सोलापूर विद्यापीठाचे अंबादास भास्के सर असतील, त्यानंतर कांबळे मॅडम असतील किंवा गडचिरोलीवरनं अलोनी मॅडम असतील, या देखील जोडलेल्या आहेत. विद्यार्थी आहेत, शिक्षक आहेत आणि ऍक्टिव्ह जर्नलिस्ट देखील या कार्यशाळेला जोडलेले आहेत. आपलं मी पुन्हा एकदा मनस्वी या कार्यशाळेमध्ये स्वागत करतो आणि आपल्याला विनंती करतो की आपण आपलं मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना द्यावं. धन्यवाद. मंजुला मॅडम. थैंक यू विनोद जी, बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया। मेरी मराठी बहुत अच्छी नहीं है, सो मैं हिंदी में बोलना चाहूंगी। शायद कहीं कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। पोस्ट लंच सेशन, आई विल कीप इट शॉर्ट, इंटरेस्टिंग। सुधीर भटकर जी, थैंक यू सो मच कि आपको लगा मैं ये सेशन इतने सारे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं जो नेट सेट पेट के लिए बैठ रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ वैल्यू दे सकती हूँ। जैसे कि विनोद जी ने बोला, हाँ 24-25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बट हर बार जब आप किसी ऑडियंस से बात करते हो तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उन्हें समझ में आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। मैं हिंदी में बोलूंगी और किसी को अगर कोई डाउट लगता है तो आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। जो आपका यूनिट है वो है एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन पे, यूनिट 4। मेरा मानना ये है कि हालांकि हमने अलग अलग सेशंस रखे हैं 2 दिन में, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करती हूँ, विद्यार्थियों के साथ शेयर करती हूँ, वो है ये एडवर्टाइजिंग हो या जर्नलिज्म हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो या फिल्म्स हो या कोई भी फील्ड हो, पब्लिक रिलेशन हो, जो भी हो, ये सब इंटरकनेक्टेड है। इन्हें आप अलग करके नहीं पढ़िए। आई एम सेइंग कि अगर आपको नेट सेट के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो ये मान के चलिए कि ये आपका जो एरियल व्यू है, मतलब एकदम सबको मिला के समझने की कोशिश आप में होनी चाहिए। मैंने वही ट्राई किया है कि मैं आपको वो समझा सकूं। मेरे पास में पीपीटी है जो मैं भटकर सर को मेल कर दूंगी, ताकि आप लोग जिसको भी चाहिए है वो आप यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हमारी टीम ने उसको बनाया है, हमने बहुत मेहनत की है कि आप लोग को समझ में आ सके बहुत इन ए सिंपल लैंग्वेज कि एक्चुअली एडवर्टाइजिंग में होता क्या है, ये क्या होता है, जाहिरात क्या होता है। मतलब एक न्यूज़पेपर में आप एड्स देखते हो, एक टेलीविजन पे एड्स देखते हो, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखते हो, एक आपके मोबाइल पे देखते हो, एक आप सोशल मीडिया पे देखते हो। हर एक का फंक्शनिंग कैसे होता है, उसको कैसे समझा जाना चाहिए। हो सकता है आप ऑलरेडी उसको जानते हो, लेकिन कोई हर्ज नहीं है अगर आप उसको फिर से एक बार समझ लो फ्रॉम अ टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हमने काफी स्टूडेंट्स को इस एरिया में ट्रेन किया है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये प्रेजेंटेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो कैन आई शेयर द स्क्रीन विनोद जी? हाँ मैडम, आप को होस्ट बनाया है, आप वहां से स्क्रीन शेयर कर सकती हो। थैंक यू सर। दिख रहा है सबको सर? इज इट विजिबल? यस मैम। थैंक यू। तो ये है हमारा जो सेगमेंट यूनिट 4, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इसको मैं थोड़ा फुल स्क्रीन कर देती हूँ ताकि ये अच्छा दिखेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट।
मैं इसको एक कहानी के तौर पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली प्ले करती है। हम अगर सोचें कि हम न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं तो उसका कॉस्ट कौन कवर कर रहा है? एडवर्टाइजिंग। हम अगर कंटेंट देख रहे हैं टेलीविजन पे, और अगर हमारे को बहुत छोटा सा फीस भरना पड़ता है फॉर केबल, या फिर आपका जो टाटा स्काई है, या फिर आपका आजकल तो पूरा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत कॉमन हो गया है कि अगर आप स्मार्टफोन्स हैं या स्मार्ट टीवी है आपके यहाँ, तो आप अमेजोन, नेटफ्लिक्स वगैरह, आप ये सब अच्छे से आप देख रहे हो कंटेंट। और ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, ये मराठी, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, सब में, बहुत सब भाषाओं में ये बहुत अच्छे से चल रहा है द डिजिटल एंटरटेनमेंट सेगमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम तो बहुत थोड़ा पे कर रहे हैं, बाकी चीजें कहाँ से हो रही है? इसको रेवेन्यू जनरेशन बोलते हैं। मतलब इसके ऊपर जो पैसा लगा रहा है वो कौन है? वो है आपके एडवर्टाइजर्स। आप एक अच्छा मैच देखते हो विंबलडन का, या आप एक अच्छा मैच देखते हो ऑस्ट्रेलियन ओपन का, या आप एक क्रिकेट सीरीज ऑनलाइन लाइव देखते हो, तो टेलीविजन चैनल आपको उसी पैकेज में दिखा रहा है, लेकिन उसको चलाने का जो खर्चा है वो बहुत सारे स्पॉन्सर्स लेते हैं। तो आपको पता है कि स्पॉन्सर्स का रोल क्या होता है, लेकिन वो कौन होते हैं? वो एडवर्टाइजर्स होते हैं। ये एडवर्टाइजर्स हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई एड्स आपको डायरेक्टली भी देता है टेलीविजन चैनल को या न्यूज़पेपर को, और कोई लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू जाते हैं। तो हमारा प्रेजेंटेशन आज आपको वो एक्सप्लेन करेगा कि दोनों तीनों स्टेजेस में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का रोल क्या है, ऑनलाइन से ऑफलाइन का क्या है। तो हम एक जैसे एक जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम एक एड देखते हैं होर्डिंग पे, उस एड को वहां कौन लगाता है, वो कहाँ कैसे आता है वहां पे, उसके पैसे कितने लगते हैं, ये सब हमें नहीं पता होगा और हमारे को उससे कुछ लेना देना भी नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। उससे एडवर्टाइजिंग से बहुत पैसा लोग कमाते हैं। और ये जो बिजनेस है, इसके कारण बहुत सारा जो मीडिया का बिजनेस है वो चल रहा है। इसके कारण बहुत सारी जर्नलिज्म में, न्यूज़पेपर्स में और डिफरेंट कंटेंट में एक तरह का कोल्ड वॉर चलता है कि मेरा जो लिखा हुआ है वो हटा दिया गया और एक एड इंस्टेंटली डाल दिया गया, या फिर किसी न्यूज़पेपर का एड इज टू एडिट, मतलब कितना न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग है और कितना कंटेंट है, ये रेशियो आजकल थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना धुंधला रहा है, ब्लर हो रहा है। ज्यादा करके एड्स के ऊपर ध्यान जाता है, क्योंकि हर न्यूज़पेपर ये चाह रहा है कि भाई मेरा बिजनेस चले न्यूज़पेपर, लेकिन वो एड्स जो आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अच्छी जर्नलिज्म हो रही है, अच्छी पत्रकारिता हो रही है। लेकिन अगर वही भूला जाए और आप उसको सीधे से सिर्फ एड्स ही करो तो वो बैलेंस नहीं होगा। सो अगर हम अच्छे जर्नलिस्ट हैं और अगर हम बहुत सीरियस राइटर्स हैं फॉर न्यूज़पेपर्स और मैगजीन, या फिर टेलीविजन पे हम अगर न्यूज़ देख रहे हैं, वो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको चलाने के लिए जो पैसा लग रहा है वो एडवर्टाइजिंग कर रहा है। उसके लिए हमें थोड़ा सा और इंटरेस्ट लेके सोचना पड़ेगा। तो एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ओगलवी जी देते हैं, A good advertisement is one which sells the product without drawing attention to itself. So सबसे बड़ा रोल जो है एडवर्टाइजिंग का ये है, मैं आपको कोई चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं थ्रू द एड, लेकिन मैं ये बोल नहीं रहा हूं कि यही आपको लेना है। सो अगर हम टेलीविजन पे ऐड देखते हैं, प्रिंट ऐड देखते हैं, फ्लायर्स देखते हैं, होर्डिंग्स देखते हैं, बस पे एड्स देखते हैं, कार पे एड्स देखते हैं, तो हम क्या करते हैं? वो देखने के बाद हम थोड़ा सोचते हैं, अरे ये कौन सा प्रोडक्ट है, भाई दिस इज नाइस। ऐसे भी बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके कारण हम जब जाते हैं बाजार में तो वो याद करते हैं, जिसको बोलते हैं रिकॉल, कि अरे वो कौन सा एड था। लेकिन दो टाइप्स ऑफ पीपल है, एक जो बहुत इजी है जिसको फुसलाना या जिसको बोल देना कि भाई ये ऐड आया तो अब ये प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, वो है
द कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे सबसे बड़ा मार्केट होता है एडवर्टाइजिंग में, क्योंकि बच्चे जिद्दी होते हैं। और आप देख चुके होंगे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में अराउंड यू कि बच्चे एकदम से बोलते हैं नहीं ये मेरे को चाहिए तो चाहिए। सो परसुएसिव एडवर्टाइजिंग हो जाती है, मतलब आप उसको मतलब बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करोगे जब तक वो आपने उनको दे नहीं दिया। सो जब आप मॉल में जा रहे हो, किसी स्टोर में जा रहे हो, किसी सुपरमार्केट में जा रहे हो और बच्चे आपके साथ हैं, तो आप ये ऑब्जर्व करिए उनको एड्स याद रहते हैं और उस एड के चलते वो प्रोडक्ट खरीदवाने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स को। ये है बहुत सॉफ्ट टारगेट फॉर एडवर्टाइजिंग। एक टारगेट है जो बहुत डिफिकल्ट है एडवर्टाइजिंग के लिए, विच इज नॉट मेन, विमेन, यंग गर्ल्स, यंग बॉयज, ये सब नहीं है। मतलब आपके जो मीडियम या मध्यम वर्ग के लोग हैं, ये वर्ग भी नहीं है, सोशल स्ट्रेटा भी नहीं है, ये है हाउसवाइफ्स, गृहिणी। उसको कन्विंस करना एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत समझदार रहती है। वो पहले आपके एड में आपके प्रोडक्ट का प्राइस देखेगी, है ना। अगर वो बहुत महंगा है तो छोड़ देगी, ठीक है। तो आप मान के चलिए एक शैम्पू का एड है और एक कटरीना कैफ जैसी हीरोइन ने बोला कि आपके बाल जो है ऐसे हो जाएंगे, तो पहले उस प्रोडक्ट का भाव देखेगी और बोलेगी अगर 550 रुपए की बॉटल है तो मैं किसी और प्रोडक्ट नहीं ले लूं जो 150 रुपीज का है। सो गृहिणी को, एक हाउसवाइफ को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है इन एडवर्टाइजिंग, और ये एजेंसी भी जानती है कि ये बहुत प्रॉब्लम है। तो बेसिकली एडवर्टाइजिंग क्या करता है? ये कुछ नहीं करता है, ये मार्केटिंग को हेल्प करता है, आइडियाज देता है, क्रिएटिव चीजें यूज करता है, ताकि आप उस गुड्स के बारे में, उस प्रोडक्ट्स के बारे में, उन चीजों के बारे में थोड़ा और आपको जानकारी मिल जाए। जैसे अगर आप एक न्यूज़पेपर देख रहे हो सुबह उठ के और आपको उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बिल्डर का एड आता है, या फिर एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं वो डी मार्ट का एड आता है, या फिर बिग बाजार का एड आता है, तो आप सबसे पहले एज अ हाउसवाइफ ये देखते हो कि इसमें सबसे सस्ती चीजें कौन सी हुई हैं आज के दिन, इसमें मुझे डिस्काउंट किसमें मिल रहा है ना। एट द सेम टाइम अगर एक कार का एड आता है, तो जो नॉर्मली जो कार एक ये धारणा है हमारे देश में कि कार का प्रेफरेंस जो है यूजुअली मेन करते हैं, मतलब औरतों के बजाय आदमी लोग ज्यादा उसको देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उसका टारगेट ऑडियंस या टारगेट ग्रुप जो टीजी बोलते हैं जिसको, वो मेन होता है, मेन इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 45। सिमिलरली वैसे ही जब साबुन की बात होती है या खाने के तेल की बात होती है या फिर किसी मसाले की बात होती है, तो उस एड में आप यूजुअली देखोगे वो आपको एक गृहिणी दिखाते हैं, और वो गृहिणी ज्यादा करके जूड़ा बांधती है, बाल तेल लगे हुए रहते हैं, बिंदी लगाती है, या फिर वो साड़ी पहनी रहती है, जो कि एक इंडियन भारतीय नारी का जो है एक एक्सप्लेनेशन होता है उसमें। ये होता है ट्रेडिशनल वे ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि अगर एड्स आपको इन प्रोडक्ट्स के हैं तो आप देखिए एड्स, आपको समझ में आ रहा है कि वो ऐसे ही चलते हैं। तो इसमें थोड़ा भी आप जब चेंज करते हो तो कुछ एडवर्टाइजमेंट्स या जो कुछ एड्स होते हैं वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं बाय पीपल। लोग उसको अच्छे से मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऐसे ही दिखाना चाहिए और इतना पैसा उसमें लगता है कि बहुत सारे एजेंसीज इसको ज्यादा, एडवर्टाइजिंग का जो बिजनेस है वो मोस्टली कन्वेंशनल रहा है टिल 5 years बैक। मतलब 5 साल के पहले तक भी वो एक बहुत ही समझ के लिए वे मेजर्स थे कि एड्स जो है, एडवर्टाइजिंग बिजनेस जो है वो ऐसे ही चलेगा, और उसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो था न्यूज़पेपर एड्स का। आज
के दिन जब न्यूज़पेपर एड्स कम हो गए हैं फॉर रीजंस, तो आप समझ रहे हो कि ये एड्स जा कहाँ रहे हैं। ये जो ट्रैफिक है, जो लोग प्रोडक्ट्स को देखते हैं, जिसको बोलते हैं ना, जिन एड्स को देखकर आपको समझ में आ रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, ये पूरा जा चुका है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो ये एडवर्टाइजिंग दो टाइप से होती है, ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग एंड न्यू एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग। सो आज अगर आप ये वाले एग्जाम्स पास करते हो और आप पढ़ा रहे हो ऑलरेडी, आप आगे पढ़ाओगे, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को चलाना, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मार्केटिंग एंड ऑफ कोर्स एडवर्टाइजिंग, ये सब आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये एक बेसिक ग्राफ है, जब मैं बात कर रही हूँ तो आप देख सकते हो कि ये एडवर्टाइजिंग का ग्राफ है कि एडवर्टाइजिंग कैसे होती है अलग अलग तरह से। टिल 1994 इट वाज ट्रेडिशनल, उसके बाद जो है पूरी एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन ज्यादा हो रही है, ऑफलाइन मतलब इन द न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन प्रोग्राम्स में या फिर थिएटर्स में। अभी तो 2 साल से कोरोना के कारण थिएटर्स भी बंद थे, तो जो वो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग होती थी वो भी काफी कम हो चुकी है आज की। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है कि ये एडवर्टाइजिंग वर्ड कहाँ से आया। ये लैटिन अमेरिकन वर्ड है एंड इसका मतलब यही होता है कि किसी का अटेंशन किसी चीज की तरफ हम ड्रॉ करें। तो अगर मेरे पास में एक पानी का ग्लास है कांच का और उसको मुझे एडवर्टाइज करना है, तो वो 100 तरह से किया जा सकता है, 100 अलग अलग एजेंसीज के थ्रू किया जा सकता है ना। या फिर जो ग्लास बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है वो सीधे एक न्यूज़पेपर के पास जा सकता है, बोलता है ये मेरे ब्रांड का प्रोडक्ट है, आप प्लीज इसका आर्टवर्क बनाइए और इसका एड डाल दीजिए। तो ये सब चीजें अब ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है, लोग आपस में मिलते नहीं है, एवरीथिंग जो भी चल रहा है वो सब ऑनलाइन चल रहा है। सो बेसिकली एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या हुआ, आप बहुत सारे लोगों को एक 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को बांध के रखते हो। और आप देखो कि हम मोस्टली एड्स को स्किप करते हैं जब हम फोन पे देख रहे हैं, या फिर हम टीवी पे हैं तो हम म्यूट कर देते हैं, वाले लोग बहुत कम हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एडवर्टाइजिंग को या जाहिरात जिसको आप बोलते हैं, इसको बहुत मतलब प्रिसाइज रखना पड़ेगा, इसको क्रिस्प रखना पड़ेगा, इसे बहुत एंगेजिंग रखना पड़ेगा, इसको बहुत ही कहानी के तौर पे बताना पड़ेगा ताकि लोग उस एड को 30 सेकंड देख सकें। अब ये तो बहुत बुकिश नॉलेज है कि भाई फंक्शंस क्या है एडवर्टाइजिंग के, तो वो आई मीन एज द स्लाइड सेज दैट यू हैव ऑल दिस हैपनिंग। आप कस्टमर को कैसे भी दिला रहे हो याद कि भाई आ जाओ और मेरा प्रोडक्ट खरीद लो। सो एडवर्टाइजिंग क्या करता है, एडवर्टाइजिंग उस प्रोडक्ट को इररेजिस्टिबल बनाने की कोशिश करता है। जैसे एक आप आइसक्रीम का एड देखते हो टेलीविजन पे, या फिर आप एक पिज्जा या मैकडी का, मैकडोनल्ड्स का एड देखते हो, तो आपको लग रहा है कि वो इतना सुंदर दिखाते हैं दैट आपको लगता है बस एड खत्म होते पहले मैं ऑर्डर करूं। दैट इज द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो कहीं कहीं एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्टाइजिंग में, कि एथिक्स क्या होता है, आप जो दिखा रहे हो वाकई वही बिक रहा है, वही प्रोडक्ट उसी क्वालिटी में है क्या। ये कुछ 5 M's हैं एडवर्टाइजिंग के, जिसको बोलते हैं मिशन, मनी, मैसेज, मीडिया, मेजरमेंट। बेसिकली जो एड बन रहा है वो किस मीडियम के लिए बन रहा है, किस तरह का मैसेज होगा, वो ऑनलाइन एड है या ऑफलाइन एड है, मींस प्रिंट एड है, टेलीविजन कमर्शियल एड है, रेडियो जिंगल है, जिसका मतलब अगर आप रेडियो पे एड सुन रहे हो तो सिर्फ आप ऑडियो सुन रहे हो, टेलीविजन कमर्शियल है तो वो एड आपका टेलीविजन पे आ रहा है, अगर आप न्यूज़पेपर का एड है तो उसको आप बोल रहे हो प्रिंट एड। तो बेसिकली एड्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, मैं सब तो नहीं बोल पाऊंगी, बट आई विल जस्ट टेल यू अ फ्यू।
कि जैसे छोटा सा एड्स आता है 150 वर्ड्स का, वो क्लासिफाइड कहलाता है। अगर एक बहुत स्टाइलिश एड है जिसमें एक आपने सेलेब को यूज किया है, तो वो सेलेब एडवर्टाइजिंग हो जाएगा, मतलब आपने उस वो कुछ बोल रहे हैं आपको उसमें। सो सेलिब्रिटी बहुत इम्प्रेसिव होता है, उसकी बोली हुई बात इंस्टाग्राम पे भी आजकल लोग सुनते हैं, उसकी बोली हुई बात लोग टेलीविजन पे भी सुनते थे और प्रिंट एड में भी सुनते हैं। मेरे ख्याल से भटकर जी और विनोद जी को याद होगा कि एक लक्स का एड आता था, और मैं जब 14-15 साल की थी तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता था उस एड को देखने के लिए। प्रिंट एड की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि उस साबुन के एड में एक हीरोइन आती थी और नीचे वो उसको साइन करती थी। तो अगर हेमा मालिनी का फोटो है तो नीचे हेमा मालिनी अपने नाम के ऊपर साइन करती थी। तो हमारे लिए उस टाइम पे वही एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट था कि हमें पता चल रहा है कि हेमा मालिनी का सिग्नेचर कैसा है। तो आप सोचो एडवर्टाइजिंग कैसे इवॉल्व हुआ है। एक लिरिल एड होता था, अगर उस लिरिल एड के लिए एक लड़की को सिलेक्ट किया है, मतलब वो लड़की बहुत ही अच्छी है अपने लुक्स में, अपने फिगर में, और उसको उसके बाद सीधे बॉलीवुड में एंट्री मिलती थी। सो एडवर्टाइजिंग हैज आल्सो प्लेड a very important role in showcasing talent. एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे आप देख रहे हो कि कुछ तो सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स के लिए होता है, कुछ जनरली सबके लिए होता है, कुछ एकदम स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स भी होते हैं। हर एक टाइप ऑफ एड्स बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एड जो जिसमें लोगों का अटेंशन जाता है उसको हम बोलते हैं एफएमसीजी, मतलब जो कि आपका फूड बेवरेजेस होता है, मतलब जैसे खाने की चीजें होती है या पेप्सी थम्स अप वगैरह होता है। मुझे नहीं मालूम आप लोग को मालूम है कि नहीं, एक पेप्सी या थम्स अप का बॉटल प्रोड्यूस करने के लिए शायद 2 या 3 या 10 रुपए लगते हैं, वो आप उसको 40 या 50 रुपए में खरीद रहे हो। इसका मतलब बाकी पैसा कंपनी जो है वो बहुत सारा एडवर्टाइजिंग में लगाती है ताकि और लोग उसको यूज करें। ये और भी अलग टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है, मैन्युफैक्चरर टू सर्विस, मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, मतलब आप एक प्रोड्यूसर हैं और आप किसी इन बिटवीन मीडियम को यूज कर रहे हैं टू सेल योर प्रोडक्ट। तो अगर मैंने समझ लीजिए मैं एक शू कंपनी हूँ, तो मैं शू कंपनी डायरेक्टली पूरे इंडिया में तो नहीं बेचूंगी, तो मेरे पास में और रिटेल्स और होलसेल सिस्टम्स रहेंगे जहां पे मैं उस प्रोडक्ट को भेजूंगी, एंड लोकल एड्स टू नेशनल एड्स पे हम लोग काम करेंगे ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए। इसका मतलब एक एजेंसी को हायर करेंगे, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ये और दूसरे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है which I was talking about. Ads can be for soaps, it can be for banks, it can be for lifestyle. Political advertising, आई थिंक आज के दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो एड्स आपके पॉलिटिकल पार्टीज के आते हैं वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी काफी टाइम तो क्रेडिट बेसिस पे करता है, और अगर वो पार्टी नहीं जीती या वो पार्टी नहीं आई वापस सत्ता पे, तो फिर उस एड्स का पैसा कौन देगा? एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये चीज हमने बहुत सारे जगह केस स्टडी पढ़ी है कि अगर वो एड के पैसे उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी को नहीं मिले हैं तो वो बहुत बार तो नहीं ही मिले, they haven't got it. Okay, thank you. आज के दिन इंटरनेट एडवर्टाइजिंग आपको मालूम होना चाहिए। आपके क्वेश्चन बैंक में ये भी आ सकता है व्हाट इज B2C, व्हाट इज B2B, व्हाट इज C2C, व्हाट इज C2B। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप ऑनलाइन कुछ चीजें खरीदने जा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि एक कंपनी से आपको डायरेक्टली आ रहा है, एक है जो कंपनी ने किसी और को दिया है एक्सेस और उसके थ्रू आपको आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बिग बास्केट की बात करें तो बिग बास्केट तो कुछ भी नहीं बनाता है, वो हमको एक सर्विस दे रहा है। कहाँ से? जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं
वो शायद साबुन हो सकता है, वो सब्जियां हो सकती है, वो प्रोविजंस हो सकते हैं, उसको कस्टमर तक वो कैसे पहुंचा रहा है? एक और पोर्टल के थ्रू। मतलब बना कोई और रहा है, पैसे कोई और भर रहा है, और बीच में कोई अपना एक मीडियम बना रहा है जिसके थ्रू हम वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, विच इज B2C, है ना। जब B2B है मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो कि आप किसी होटल की बुकिंग कर रहे हो ऑन व्हाट, ऑन मेक माई ट्रिप, MMT बोला जाता है उसको। तो मेक माई ट्रिप वाला थोड़ी कोई सारे होटल्स बना के बैठा हुआ। आप एक एरोप्लेन की रिजर्वेशन करते हो तो फ्लाइट रिजर्वेशन की आपको फैसिलिटी दे रहा है, होटल रिजर्वेशन की वो फैसिलिटीज दे रहा है। तो आज के दिन ऑनलाइन बहुत सारा बिजनेस जो है वो इन बिटवीन जो होते हैं, यू नो, businesses, those are very important, na? So they are those platforms, those mediators, those service providers जो आपको सर्विस देते हैं, but they are not the ones जो सर्विस को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे एक बहुत सिंपल चीज मैं आपको बताती हूँ, रेडियो का जो मीडियम है, रेडियो एज ए मीडियम, वो हमें सबसे ज्यादा गाने सुनाता है, अलग अलग तरह के गाने, कुछ म्यूजिक ड्रामा, कोई जैसे हम, मुझे याद है एक हवा महल करके एक होता था 15 मिनट का स्किट होता था, छोटा सा ड्रामा होता था, हम वो रोज सुनते थे बैठ के रात में। लेकिन आज के दिन वो भी आप सोचो कि खुद से रेडियो जो गाने जो म्यूजिक इंडस्ट्री वाला बना रहे हैं या फिल्म इंडस्ट्री वाले बना रहे हैं या जो एल्बम्स लोगों ने प्रोड्यूस किए, उसको वो एक जरिया है एडवर्ट रेडियो हमें वो बताने, है ना? हम उसके थ्रू सुनते हैं उसको। तो आज के दिन ई मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ये सब बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक KPMG फिक्की एक ये रिपोर्ट आती है हर साल, जिसमें आपको सब मीडियम के बिजनेस बताते हैं लोग कि कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा चल रहा है आज के दिन। तो प्लीज ये पढ़कर रखिए आप लोग कि टेलीविजन नहीं, रेडियो नहीं, फिल्म्स नहीं, यू नो, जो सबसे ज्यादा है बिजनेस, जिसका आगे चल के बहुत ज्यादा आपको मिलने वाला है प्रॉफिट या इफेक्ट, इज एनिमेशन एंड गेमिंग। उसके बाद नंबर आ रहा है एडवर्टाइजिंग का। ओके, सो हमारे पास जो अलग अलग मीडियम्स होते हैं, प्रिंट है, रेडियो है, टेलीविजन है, फिल्म्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, OTT प्लेटफॉर्म्स है, ओवर द टॉप जिसको हम बोलते हैं, जो कि आपके सारे यू नो Amazons और नेटफ्लिक्स दिखाते हैं। ये सब जो है एडवर्टाइजिंग डिजिटल ज्यादा कर रहा है, करेक्ट। सो किसी भी एडवर्टाइजिंग में एक एडवर्टाइजर होता है जो एड दे रहा है, और एक होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो हेल्प कर रहा है उस क्लाइंट को, और एक होता है मीडिया, मतलब कौन सा मीडिया है जहां वो एड आ रहा है, वो रेडियो पे आ रहा है, वो टेलीविजन पे आ रहा है, वो न्यूज़पेपर में आ रहा है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में आ रहा है। और इन सबको मिला के ये सब चीजें किसके लिए बनती है? कंज्यूमर के, है ना। तो ये सब एडवर्टाइजर के बहुत सारे रोल्स होते हैं, मतलब हर चीज तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वी आर ऑल्सो रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट एजेंसी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक कंपनी को हायर करते हो, आप एक कंपनी से टाई अप करते हो कि भाई मैं तो जूते बना रहा हूँ पंजाब में और मुझे दिल्ली और मुंबई में बिजनेस करना है, तो वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करेगा उस सिटी में और उसके वो पैसे देगा। वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी उसके लिए एड्स बनाएगी और उन एड्स को वो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन पे, सब जगह वो उसको डिस्प्ले करेंगे। वो होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम। और उसके बदले में एडवर्टाइजिंग एजेंसी को क्लाइंट जो है पैसे देता है। वो उसे 3 महीने के लिए ले सकता है, 6 मंथ्स के लिए ले सकता है, 6 महीने के लिए, या 1 साल के लिए, या बहुत सारी एजेंसीज होती है जो सालों साल
किन किन प्रोडक्ट्स के अकाउंट्स हैंडल करती है। तो एक बात ये आपको दिमाग में आनी चाहिए कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्यों चाहिए। मैं खुद जाके अपना एड मीडिया में नहीं डाल दूं तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है, आपके पास में वो सोर्सेज नहीं है, आपके पास में वो स्किल्स नहीं है। अगर आज मैं कांच के ग्लास की बात कर रही हूँ तो उस ग्लास को टीवी पे अच्छा दिखाने का मेरे पास में प्रोडक्शन स्किल्स नहीं है। इसके लिए हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायर करते हैं। और एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो बहुत क्लियरली दो टाइप्स में डिवाइड हो गई है आज के दिन। इट इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल एंड न्यू मीडिया। तो जो टेलीविजन, रेडियो, आपके बुक्स हैं, बिलबोर्ड्स हैं, न्यूज़पेपर्स है, ये सब ट्रेडिशनल हो जाते हैं। न्यू मीडिया में आता है आपके वेबसाइट्स, एप्स, पॉडकास्ट, स्मार्टफोन्स, वीडियोस, ई बुक्स, RSS फीड, रियली सिंपल सिंडिकेशन। मतलब आप आज के दिन ब्लॉग पे चले जाओ, वहां पे आपको एक लिंक मिल रहा है, उसको आप क्लिक करो तो वो लिंक पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब बहुत यूजर फ्रेंडली बन गया है कंटेंट ऑनलाइन। आज के दिन हम लोग सबने म्यूजिक में के लिए हम CD नहीं लेते हैं, पेन ड्राइव्स नहीं लेते हैं, है ना। ना ही हम कोई कलेक्शन रखते हैं कार में, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ऑनलाइन म्यूजिक। आप एक स्पॉटिफाई देख लीजिए ऐप, उसमें आपको कितना सारा ऑप्शंस दे रहा है, वो आपको कस्टमाइज करके दे रहा है आपके सॉन्ग्स कि आपको कौन से गाने सुनना है। सो दीज आर ऑल डिफरेंट वेज ऑफ शोइंग कंटेंट इन द राइट मैनर। सबके लिए किंग तो कंज्यूमर है, वो भले मार्केट का हो, इंडस्ट्री का हो या बिजनेस का हो। सो आपको अपना टारगेट ऑडियंस का ध्यान रखना है जब आप एड्स बना रहे हो। एथिक्स बहुत जरूरी है, मतलब कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीजें जो आपको ये बोलती है ये सही है, ये गलत है, वो है एथिक्स। तो अगर कोई एड गंदा है, वाहियात है, मतलब बहुत गंदे ढंग से बना है, तो उसकी कंप्लेन की जा सकती है, उसके बारे में आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। आप उसको ऑब्जेक्शन अलग अलग रीजन के लिए उठा सकते हो। बीच में हमने बहुत सारे एड्स ऐसे देखे हैं जिनको एस्की, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर दिस थिंग आल्सो, एग्जाम आल्सो, कि कौन है जो इन चीजों को कंट्रोल करता है। एड्स में गंदी चीज ना दिखाई जाए, गलत चीज ना दिखाई जाए, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, मतलब आप गुमराह मत करो जो एड देख रहा है। तो वो है एस्की, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। और AAAI, जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये बहुत क्लोजली काम करते हैं कि एजेंसीज और एड्स जो हैं वो गलत ढंग से लोगों को गुमराह नहीं करें। ये कुछ टॉप एजेंसीज हैं जिनके नाम है डेंसू एजिस, जो कि एक जापानीज था एजेंसी, और अभी इसको टैप रूट करके एक अपनी इंडियन एजेंसी है जिसको उन्होंने खरीद लिया है। FCB, उल्का, ग्रे, JWT, उगलवी, रीडिफ्यूजन, DDB, मुद्रा, ये सारे कुछ एजेंसीज हैं जो कि आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि of which of the following which is an ad agency। तो आपको ये पता होना चाहिए। आप गूगल करेंगे तो आपको और लंबी लिस्ट मिल जाएगी। किसी भी एडवर्टाइजिंग के लिए दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कि उस एड को हम क्रिएटिवली कैसे बनाएं, और एक होता है इसको कहाँ हमें डिस्प्ले करना चाहिए, है ना। तो एक सिंपल सी चीज है कि अगर किसी रूरल मार्केट में या किसी ग्रामीण क्षेत्र में आपको एक प्रोडक्ट भेजना है, तो वो आप नाइकी का 17-18 हजार के जूते नहीं डालोगे, आप वो वाला प्रोडक्ट डालोगे जो वहां पे लोग खरीद सकते हैं, जिसको वो लोग खरीद के यूज कर सकते हैं। तो ये होता है स्ट्रैटेजी, मतलब आप रिसर्च करते हो कि मार्केट में कहाँ पे क्या प्रोडक्ट को कैसे हमें इंट्रोड्यूस करना है ना। ये कुछ थ्योरीज हैं ऑफ कम्युनिकेशन जो एडवर्टाइजिंग में यूज होती है। मैं ज्यादा इस पे बोलूंगी नहीं, खाली ये है कि कैसे, किसको, कब, कहाँ, ये चीज आपको समझनी चाहिए इवन फॉर एन एड। ये इसका 4 पॉइंट फॉर्मूला है। आई एम श्योर आप लोग को पता होगा जब आप पढ़ रहे थे। आइडा, विच इज अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, ये एडवर्टाइजिंग में भी लगता है। जैसे मैं बच्चों की बात कर रही थी, एकदम बच्चा बोलेगा नहीं अब ये कल तो चाहिए, आज ही चाहिए, दैट मीन्स इट इज इम्पोर्टेंट फॉर हिम। ये है इसके डैगमार बोलते हैं हम लोग इसको। ये एक मॉडल होता है जिसपे एड्स
अपना जो प्रोडक्ट है वो उसको लॉन्च करता है कि कैसे उस चीज को हम दिखाएं लोगों को, तो किस तरह का रिजल्ट चाहिए हमको। तो ये एक मतलब जिसको बोलते हैं एक रूल बुक है फॉर एडवर्टाइजिंग, जहां आप टारगेट डिफाइन करते हो, एड देते हो, गोल्स लेते हो, मेजर करते हो, फिर रिजल्ट की कोशिश करो। दिस इज अगेन अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट कि आप इन चीज को आप कैसे डिफरेंट मॉडल्स में कम्युनिकेट कर सकते हो। हर एक अपने ढंग से इस चीज को समझाता है आपको कि एडवर्टाइजिंग अगर आप ऐसे करोगे तो इफेक्टिव होगा, एडवर्टाइजिंग अगर आप ऐसे करोगे तो इफेक्टिव होगा। ये एक बहुत छोटा सा 7 स्टेप्स बोलते हैं हम लोग कि अगर एक एड कैंपेन मतलब एक अगर टेलीविजन कमर्शियल बनता है तो उसमें कैसे स्टेजेस होते हैं। तो आप पहले एक प्रोडक्ट देखते हो, उस प्रोडक्ट का यूएसपी मतलब उसका सबसे अच्छा क्वालिटी क्या है वो आप कस्टमर से पूछते हो अगर आप एक एजेंसी हो तो। फिर आप डिसाइड करते हो कि इसके ऑडियंस कौन है, फिर आप सोचते हो इसको किस किस जगह पे मैं इस एड को डाल सकता हूँ, है ना। फिर उसको कैसे मैं बोलूं, मैं गाने में बोलूं, वर्ड्स में बोलूं, प्रिंट एड में बोलूं, या फिर मैं वॉइस ओवर में बोलूं, या फिर मैं अगर अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि थोड़े दिन गुजरात आइए तो ऐसा लगता है सब छोड़ के चले चलते हैं, है ना। वाई? बिकॉज उनकी आवाज में वो इफेक्ट है। सो कभी कभी कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहे हैं, किस तरह से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैंपेन्स में। एजेंसी क्या करता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एजेंसी क्लाइंट और डिफरेंट मीडियम्स के बीच का काम करता है और उसको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। वो पूरी सर्विस भी दे सकता है, मतलब आपको वो हर तरह के मीडियम में आपको कवरेज देगा, या फिर कुछ होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन सर्विस देते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरैक्टिव एजेंसी। कुछ होते हैं क्रिएटिव बुटीक्स जो कि मतलब बहुत ही छोटे एजेंसीज होते हैं लेकिन वो उतना ही काम करते हैं, जैसे कि सेलिब्रिटी का है या फिर लाइफस्टाइल का है, मतलब वो वाले प्रोडक्ट्स जो उस कैटेगरी में आते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मीडिया बाइंग एजेंसी, मतलब अगर एक एजेंसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने कोई एड्स डालने तो वो स्पॉट्स या वो स्लॉट्स वो किसी मीडिया बाइंग एजेंसी से भी खरीद सकता है अगर डायरेक्टली मीडिया जो है उसके पास वो स्लॉट्स बुक हो गए। और वो कौन करता है? मीडिया बाइंग एजेंसी का। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स कंपनीज के खुद के इन हाउस एजेंसी भी होते हैं, हालांकि वो बहुत इफेक्टिव नहीं होते बट वो सस्ते होते हैं, मतलब आपको एजेंसी जाके पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप इनसाइड द कंपनी ही वो काम कर सकते हो। ये तो बहुत मतलब थियोरेटिकल चीजें कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, दे क्रिएट ऑल काइंड्स ऑफ अवेयरनेस। ये एक स्ट्रक्चर है एजेंसी का, वेरी शॉर्ट, कि एजेंसी क्या करती है, उसके पास में ये डिपार्टमेंट्स होते हैं सारे। तो जो एक ब्रीफ बोलते हैं हम लोग, वो ब्रीफ जो है क्लाइंट, जैसे कि मैंने बोला शू मैन्युफैक्चरर, वो एक ब्रीफ देता है एजेंसी को। वो बोलता है ये तुम्हारा प्रोडक्ट ब्रीफ है, मतलब क्या, जूते इन प्रकारों के हैं, इन साइजों के, इन क्वालिटी के हैं, इन प्राइस लिस्ट में। ये होता है प्रोडक्ट ब्रीफ जो एजेंसी को जाता है। एजेंसी फिर अपने क्रिएटिव डिपार्टमेंट से पूरा क्रिएटिव ब्रीफ क्रिएट करवाता है, मतलब इस प्रोडक्ट को हम किस किस जगह लॉन्च कर सकते हैं, किस तरह का हम कैंपेन बना सकते हैं, और वो आई रिपीट वो चीज आप क्लाइंट से अप्रूव करा के लेते हो, क्योंकि उसमें बजट बनता है, उसी में पैसे हैं। तो अगर 2 लाख का एक एड बन रहा है तो वो पहले क्लाइंट अप्रूव करेगा, तभी एजेंसी उस पर काम करेगी। और एजेंसी में ये सारे ये रहते हैं डिपार्टमेंट्स। क्लाइंट और एजेंसी का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लाइंट और एजेंसी का रिलेशनशिप जम नहीं रहा है तो फिर अगली बार वो अकाउंट आपको मिलेगा नहीं। सो ये बहुत ही मतलब डेलिकेट रिलेशनशिप होता है। जैसे मैंने बोला मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग, मतलब अगर वो शू को मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइज करना है तो उसका प्राइस अलग है, अगर मुझे उसे एक लोकल न्यूज़पेपर में करना है तो उसका प्राइस कम रहेगा, सस्ता रहेगा। मुझे वो एड नेशनल लेवल पे डालना है कि स्टेट लेवल पे डालना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस, मेरे ख्याल से एड्स हमको
बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव चीजें बताते हैं, हमें सारी चीजें बहुत अच्छे से बताते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी या ये मेरे जेब के लिए बहुत भारी है। वो हमें एक विश्वास दिलाता है कि ये चीज तुम ट्राई तो करके देखिए एक बार, ट्राई इट वंस, है ना। या वो बोलेगा पैम्पर योरसेल्फ। पैम्पर योरसेल्फ वर्ड मतलब क्या हुआ, आप अपने आप को का ख्याल रखिए, अपने ऊपर पैसे खर्च कीजिए। तो कोई भी घर में बैठा बैठा अगर दिमाग खराब हो रहा है तो सोचेगा अरे हाँ यार, आई एम गोइंग टू बाई दिस, क्योंकि इससे मैं पैम्पर तो हो रहा हूं या हो रही हूँ, है ना। सो इसमें दो चीजें यूज आती है आज के दिनों में, विच इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिएशन एंड ट्रांसलेशन। मतलब जब आप एक टेलीविजन कमर्शियल बना रहे हो तो कोई जरूरी नहीं कि वो राहुल द्रविड़ होगा, वो हो सकता है कि राहुल द्रविड़ कन्नड़ा में बोल रहा है, क्रेड का एड जैसे, है ना, लेकिन उसका इंग्लिश एड भी रहेगा, हिंदी एड भी रहेगा, दूसरे लैंग्वेज में भी एड रहेगा, तो वो ट्रांसलेशन वो भी एक एक्सपेंस होता है। या आप अलग स्टेट्स के अलग हीरो के साथ में वो एड बनाओ, है ना, दैट इज मोर एक्सपेंसिव। तो ये भी हो सकता है कि सडनली आप एक किसी नॉन हिंदी या मराठी या नॉन इंग्लिश चैनल में चले गए और देख रहे हो कि अमिताभ बच्चन फर्राटे से बंगाली बोल रहा है, आई मीन बांग्ला बोल रहा है, तो वो ट्रांसलेशन होता है, वो डबिंग होती है। आप लॉन्ग शॉट्स ज्यादा लेते हो ताकि जो सेलिब्रिटी है जब वो उस ब्रांड का नाम ले रहा है तब आप बहुत बढ़िया क्लोजअप दिखाते हो उसका, बाद में दूर से आप शॉट्स लेते हो ताकि लैंग्वेज कोई भी हो मैसेज चला जाता है ऑडियंस। ये एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मीडिया स्ट्रेटेजी। मतलब अगर एक शू मैन्युफैक्चरर को अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे से मार्केट में बेचना है तो वो बहुत सारे लेवल्स पे उस पे काम करेगा। एक तो एडवर्टाइजिंग हो गया, फिर पब्लिक रिलेशन हो गया, फिर डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, फिर सेल्स प्रमोशन हो गया और पर्सनल सेलिंग हो गया। ये जिसको हम बोलते हैं IMC, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मतलब आप हर तरह से उस प्रोडक्ट को कैसे भी करके इफेक्टिवली आप ऑडियंस के पास भेजोगे, कस्टमर के पास भेजोगे, एंड फाइनली आप देखोगे कि उसकी सेल हो रही है, वो बिक रहा है, जिसको हम बोलते हैं ब्रांड करना। मतलब व्हाट इज ब्रांड, ये आपका एक टॉपिक है। ब्रांड इज बेसिकली क्या, आप उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बना देते हो, उसमें बहुत सारी आप स्किल्स डालते हो कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट ये करता है, ये प्रोडक्ट ये करता है। तो उस प्रोडक्ट को वैसा ही बने रहने के लिए उसके ब्रांड को मैनेज किया जाता है। उसका जैसे कि अगर एक जूस का डब्बा है, लेट्स से रियल और ट्रॉपिकाना, तो वो ब्लैक कलर का नहीं होगा, वो ग्रीन, ऑरेंज, येलो कलर के होंगे। मतलब विच एक्सप्लेन्स फ्रेश कलरफुल फ्रूट्स, है ना। सो इफ इट इज अ लेट्स से टेलीविजन ब्रांड और अ फोन ब्रांड, उसका कवर कैसा होना चाहिए, स्लीक होना चाहिए, उस पर सिल्वर या गोल्ड लाइन होना चाहिए, है ना। शेप ऑफ द मोबाइल कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर होता है। उसके एक्सटेंशन होता है ब्रांड पर्सनालिटी की। अगर आपको ब्रांड अच्छा लग गया और आपको उस ब्रांड को याद रखने की आदत हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, उस ब्रांड ने अपना एग्जाम पास कर लिया। अगर मैं एक एंटीसेप्टिक लेने जाती हूँ मार्केट में, तो मैं क्या बोलती हूँ, डेटॉल दे दीजिए प्लीज। हम ये नहीं बोलते एंटीसेप्टिक लोशन दे दीजिए। मतलब डेटॉल ने अपना ब्रांड बना लिया। सेवलॉन भी ले सकते हैं पर हमारे दिमाग में डेटॉल ही रहता है। जैसे आई एम नॉट देयर टू करेक्ट यू पीपल, बट हम हमेशा जब मार्केट में जाते हो हम बोलते हैं जेरोक्स करना है। जेरोक्स नहीं होता है, जेरोक्स तो ब्रांड है, हमको फोटो कॉपी करना है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये वर्ड यूज करते हैं, जेरोक्स करना। तो ब्रांड पर्सनालिटी में बहुत सारी चीजें, मैं इसको टच नहीं करूंगी अभी बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। लेकिन एक चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजिंग में सीखनी है वो है, अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो अपने प्रोडक्ट के साथ तो वो एड ज्यादा दिन नहीं चलेगा, वो थोड़े दिन चल के फिर खत्म हो जाएगा। उस एड में उसके अंदर की जो प्रोडक्ट की जो
खासियत है उसको बहुत ऑनेस्टली आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। गलत चीज आप एक आध बार बोल सकते हो एंड यू कैन गेट अवे विद दैट, मतलब आप बोल के शायद लोग भूल भी जाए। तो ऐसे होते हैं ना बहुत सारे फ्लैट एड्स बोलते हैं जिसको देखते ही एक बार आप स्माइल कर सकते हो, बार बार तो नहीं करोगे ना। अभी जैसे एक लिज्जत पापड़ का एड है समझ लीजिए, तो लिज्जत पापड़ का वो एड पे लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया क्योंकि लिज्जत पापड़ वैसे ही बिकता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, कुर्रम कुर्रम कर्रम कुर्रम लिज्जत पापड़, हम उसके उसके जो मैनरिज्म है उस एड में, उस पे हमको हंसी नहीं आ रही है, लेकिन हमें वो प्रोडक्ट याद रह गया, उसने अपनी एक पर्सनालिटी बनाई। आई थिंक दैट इज व्हाट आई गॉट। एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, भटकर जी अगर मेरे पास 5 मिनट और हैं, विनोद जी। जी हाँ मैडम। मैडम थैंक यू। आप पूरा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज और है एडवर्टाइजिंग में जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के दिन समझना, कि सबसे एक्सपेंसिव पार्ट जो एड बनाने का होता है वो है टेलीविजन कमर्शियल, है ना। अगर वो वाला पार्ट किसी एजेंसी को मिल गया है तो उसने तो बहुत सारे पैसे बना लेने हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना एक बजट बनाएगा कि मैं जा रहा हूँ स्विट्जरलैंड तुम्हारा ऐड बनाने, और मैं एक सेलिब्रिटी लेके जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, और उस ऐड को 15 दिन में मैं खत्म करूंगा, उसका स्केड्यूल और शूट, तो ये सब मिला के शायद 5 करोड़ हो सकते हैं, इसमें 1 करोड़ शायद मुझे सेलिब्रिटी को देना पड़ेगा। वो कुछ भी बोले, लेकिन जो क्लाइंट है ये उसके हाथ में कि वो उस बजट पे कितना खर्चा करना चाहता है। तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर वो क्लाइंट को कन्विंस कर ले। नहीं किया तो फिर या तो क्लाइंट किसी और के पास चला जाएगा या फिर उसको उससे कम पैसों में काम करना पड़ेगा। तो एक जमाना था कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक ही एजेंसी सारी चीजें करती थी, आज के दिन वो माहौल नहीं। आज क्या होता है, कस्टमर भी बहुत, क्लाइंट भी बहुत स्मार्ट बन गया है। वो क्या करता है, टेलीविजन कमर्शियल एक मीडियम एजेंसी से बनवाता है, प्रिंट एड दूसरी एजेंसी से बनवाता है, और डिजिटल किसी और से बनवाता है, सो दैट वो जानता है कि एजेंसी को भी काम चाहिए, और एजेंसी जानता है कि अगर मैं नहीं करूं इस प्राइस पे तो कोई और कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस जिसको बोलते हैं, रुकावट है बिजनेस में, कि अगर क्लाइंट ने नहीं डिसाइड किया कि उसको इतना पैसा खर्च करना है। अभी मैं आपको एक वन लास्ट एग्जांपल, थैंक यू फॉर बीइंग सो अटेंटिव ऑडियंस। आपने एक एड देखा होगा जो जो बहुत चल रहा है आज के दिन, जेप्टो। तो एक लेडी जो है एड में बोल रही है, अच्छा तो वो जो दुकान वाला है वो बोल रहा है मैडम ये बहुत फ्रेश है, ये ऐड कर दूं। फिर वो बोलता है ये कार्ट में ऐड कर दूं। व्हाट इज ही यूजिंग द वर्ड कार्ट? कार्ट कहाँ होता है? ऑनलाइन शॉपिंग। तो वो जब बोल रहा है कार्ट ऐड कर दूं तो कार्ट ऐड कर देता है। वो फिर बोलता है कि प्रोविजंस में भी बहुत अच्छी चीजें आप ले लो तो आप ऐड कर देते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैंने पिछले हफ्ते में देखा ये ऐड। मुझे वो ऐड बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वर्किंग वुमेन के लिए अगर 15 मिनट में कोई चीज घर आ रही है तो बहुत अच्छा है बॉम्बे जैसे शहर में। तो मैंने उसको प्रोडक्ट्स को मैंने ऑर्डर किया। यू नो व्हाट हैपेंड, इट नेवर गॉट डिलीवर्ड। वो बोलता है इस एरिया में तो हम सर्विस देते नहीं, है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो एड आपको दिखा रहा है इंटरनेट, कोई जरूरी नहीं कि वो सर्विस वो आपको मिल रही। और मुंबई शहर के बीच में मैं रहती हूँ और अगर मुझे नहीं मिल रहा प्रोडक्ट तो बाकियों को क्या मिलेगा? इसका मतलब क्या हुआ, एड जो दिखाता है वो सब सच नहीं होता। और हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो ये चीज हमें सिखानी चाहिए कि आप डोंट गेट कैरिड अवे बाय द एड्स, करेक्ट। सो एडवर्टाइजिंग एज अ डिसिप्लिन तो हम सालों पढ़ा सकते हैं, घंटों पढ़ा सकते हैं। आई ट्राइड टू डू जस्टिस, मैंने उसको बहुत कोशिश की कि आप लोगों को मैं सरल भाषा में हिंदी में समझा सकूं। सो मेरी तरफ से तो आज के लिए बस इतना ही है। ओवर टू यू विनोद जी, थैंक यू।
धन्यवाद मॅडम. जाहिरात मुळातच हा आपल्या सर्वांचा आवडीचा आणि जवळचा विषय आहे. प्रोफेसर डॉक्टर मंजुला श्रीनिवास मॅडमने खूप सुंदर पद्धतीने या सत्रामध्ये जाहिरात आणि मार्केटिंग कम्युनिकेशन या विषयावर मार्गदर्शन केलं. वेगवेगळी उदाहरणं देऊन त्यांनी या विषयामध्ये रुची विद्यार्थ्यांची कशी वाढेल या दृष्टिकोनातूनही प्रयत्न केलेला आहे. मॅडमच्या या मार्गदर्शनपर व्याख्यानाचा निश्चितच आपण सर्वांना फायदाच होणार आहे. मी कवयित्री बहिणाबाई चौधरी, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या जनसंवाद आणि पत्रकारिता विभागातर्फे आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मंजुला श्रीनिवास मॅडमचं मनपूर्वक आभार मानतो की त्यांनी आपल्या व्यस्ततेमधनं या कार्यशाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने जाहिरातीतले पैलू, जाहिरात या विषयाचे पैलू समजावून सांगितले. मॅडम, आपले मनपूर्वक आभार. विद्यार्थी मित्रांनो, उद्याला आपण सकाळी 11 वाजता पुन्हा या कार्यशाळेच्या दुसऱ्या दिवशीच्या पहिल्या सत्रात जोडणार आहोत, ज्यात पहिलं सत्र सोलापूर विद्यापीठातील जनसंवाद आणि पत्रकारिता विभागाचे प्रमुख आदरणीय रवींद्र चिंचोलकर सर हे मार्गदर्शन करणार आहेत. तर त्यानंतर लगेचच म्हणजे दुपारी 12 ते 1 या सत्रामध्ये औरंगाबाद येथून आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर शाहीद शेख सर आपल्याला माध्यम, कायदा आणि नीतिमत्ता या विषयावर मार्गदर्शन करतील. त्यानंतर दुपारच्या सत्रात SNDT मुंबई विद्यापीठाच्या माजी कुलसचिव प्रोफेसर डॉक्टर मीरा देसाई मॅडम हे आपल्याला मार्गदर्शन करतील. आणि त्यानंतर 3 ते 4 या वेळेमध्ये कवयित्री बहिणाबाई चौधरी, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे प्राध्यापक डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे सर माहिती आणि संवाद तंत्रज्ञान आणि माध्यमे या विषयावर मार्गदर्शन करतील. आपण सर्व विद्यार्थ्यांनी आजचं हे उद्घाटन सत्रापासून पुढची 4 लेक्चर्स सहभागी होऊन ऐकलीत. निश्चितच त्या संदर्भातली नोट्स देखील आपण काढली असतील. आपण उद्या पुन्हा या कार्यशाळेला जोडणार आहोत. आपण सर्वांना विनंती की आपण सकाळी 10:50 वाजता म्हणजे 10:50 दिलेल्या लिंकला क्लिक करून जोडायचं आहे. आणि हा जो ज्ञान साधनेचा कार्यशाळेचा जो भाग आहे आपण त्यात सहभागी होऊया. मी विभागातर्फे सर्वांचे एकदा पुन्हा आभार मानतो. सर, 1 मिनिट, काही प्रश्न असतील तर विचारा, असं शाहीद सरांचं म्हणणं आहे. कुणाचे काही प्रश्न आहेत? जाहिरात या विषया संदर्भात काही प्रश्न असतील तर मंजुला मॅडमला आपण विचारू शकता. ठीक आहे, थांबवा, संपवूया. काही प्रश्न नाही आहेत. चालेल, आपण उद्याच्या सकाळच्या सत्रात भेटूया. पुन्हा एकदा सर्वांचे आभार मानतो आणि आजच्या या दुपारच्या सत्राचा समारोप झाला असं जाहीर करतो. धन्यवाद. मंजुला मॅडम. थँक्यू मॅडम. शाहीद सर, थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. सी यू अगेन. बाय. सर्व सहभागींचे सुद्धा आभार.